हेलो मेरे सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों, कैसे हो बच्चे लोग। आज एग्जाम हुआ है सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और ये पेपर मेरे हाथ में आया है जून 2025 का। चलो इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर एनालाइज करके देता हूं, एमसीक्यू वगैरह का मैं सारा आंसर करा देता हूं, एक ओवरव्यू देता हूं कि पेपर में क्या आया, और आप एक बार एमसीक्यू का आंसर्स भी टैली कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं कि क्या दिया था पेपर में। तो वही है, क्वेश्चन वन आपका जो था वो एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है 15 to 30 मार्क्स का, वही है 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। तो अगर आपको आंसर टैली करना, देखो क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ध्यान देना, नॉट करेक्ट नहीं बोला, करेक्ट बोला है। बोलता है फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर ट्रीटेड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ ये ट्रू है, हम लोग इतना एमसीक्यू प्रैक्टिस किए तो उसमें एक तो था ये वाला एमसीक्यू, तो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स को हम लोग कोर्ट में एक सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं, तो ये ट्रू आंसर है। तो बाकी ट्रू मिल गया तो बाकी देखने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर था व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज शोइंग इन ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी हो गया है, ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब भी वही होता है। देन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग एंट्री फॉर इट विल बी रिक्वायर्ड। बोलता क्लोजिंग एंट्री क्या करोगे भाई, ट्रायल बैलेंस में तो तुम तो क्लोजिंग एंट्री कर चुका, जब एंट्री कर चुका दोबारा कुछ करना पड़ेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, एंट्री नॉट रिक्वायर्ड, एंट्री नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है ना, फॉरेन करेंसी, उससे क्वेश्चन पूछा है। तो भैया बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स और सर्विस प्राइस्ड इन फॉरेन करेंसी, हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बात कर रहा है, राइट। लेंडिंग और बोरिंग व्हेन द अमाउंट आर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, हाँ बोरिंग्स का बात कर रहा है, लोन लेने देने का फॉरेन करेंसी में, ये भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। एक्विजिशन और डिस्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, हम अपना कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हैं बेच रहे हैं फॉरेन करेंसी में, तो सारा ही फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है मेरा, ये 16 से गवर्नड है, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, Which of the following is not accounting convention? दो चीज होता है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। आप लोग मेरा बेसिक का क्लास करके रखे, उसमें बताया था मैंने कि 10 तो कॉन्सेप्ट होता है, 3 तो कन्वेंशन होता है। तो वही बोल रहा है कि इनमें से कन्वेंशन नहीं है, नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। पहला ही मिल गया बिजनेस एंटिटी, क्योंकि बिजनेस एंटिटी एक कॉन्सेप्ट है, ये मेरा एजम्पशन है, ये कन्वेंशन नहीं है। बाकी डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, ये सारा का सारा मेरा कन्वेंशन है, कन्वेंशन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 4 का। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस ऑफ रूपा ड्रेसर्स एज ऑन 31 मार्च 25। ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन दे रहा है, बोल रहा है बैड डेट दिया है। अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में मतलब ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, डेटर से माइनस हो गया, वापस माइनस करने का जरूरत नहीं है, ये डेटर सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट में जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 1/4 को बोल रहा है, मतलब ये ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस दिया है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख दे रखा है, ठीक है। इट फर्दर बैड डेट 1800, फर्दर बैड डेट तो ये डेटर से माइनस करना पड़ेगा, तो तुम्हारा डेटर एक्चुअली 2 लाख माइनस 1800 होना चाहिए। एंड रूपा ड्रेसर मेक्स अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, तो न्यू प्रोविजन होगा ये क्लोजिंग एडजस्टेड डेटर का 5%। अच्छा जी, तो न्यू प्रोविजन होगा 2 लाख माइनस 1800 इंटू 5%, मतलब ये होना चाहिए 9910। अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ सच प्रोविजन इज शोन इन बैलेंस शीट एट 31 मार्च। अच्छा, बैलेंस शीट में कौन सा प्रोविजन दिखाओगे, बैलेंस शीट में तो न्यू प्रोविजन दिखाते हैं, और न्यू प्रोविजन कितना है 9910, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये सिंगल एंट्री का था। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का था, ये सिंगल एंट्री से क्वेश्चन दिया है, वही अकाउंटिंग फॉर इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स, राइट, उसी का क्वेश्चन दिया। क्या क्वेश्चन है, एकदम आसान सा बेसिक क्वेश्चन दिया है, बोलता है इफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 80,000, तो क्लोजिंग कैपिटल दिया आपको 80,000, ठीक है। अच्छा, निकालने क्या बोला पहले पढ़ लेते हैं, कैपिटल एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालने बोल रहा है, ठीक है। फिर बोलता है कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग देयर, मतलब एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल तो इससे लेस करना पड़ेगा। फिर बोलता है ड्रॉइंग 40,000 है, तो ड्रॉइंग 40,000 तो एड बैक हो जाना चाहिए। लॉस बोल रहा है, प्रॉफिट लेस होता है, तो लॉस क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा 1,20,000। जो डिफरेंस है वो अपना ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। तो अपना ओपनिंग कैपिटल कितना होगा देखने दो, 80,000 माइनस 60 प्लस 40 प्लस 120, ये 1,80,000 आ रहा है। तो सही है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्या दे रहा है,
स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है। तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या पूछा, ट्रू, फॉल्स नहीं, ट्रू पूछ रहा है। अच्छा, अ जॉइंट वेंचर हैज अ डेफिनेट लाइफ, हाँ ज्वाइंट वेंचर तो गोइंग कंसर्न नहीं होता, तो इसका टर्मिनेबल नेचर का बिजनेस होता है, डेफिनेट लाइफ होता है, इनडेफिनेट नहीं होता है। नॉर्मल बिजनेस में गोइंग कंसर्न अप्लाई होता है, जॉइंट वेंचर में अप्लाई नहीं होता है। तो यही ट्रू बोल रहा है, डेफिनेट लाइफ बोल रहा है, ट्रू है। जब एक पहला ही ट्रू मिल गया तो बाकी पढ़ के मैं क्या करूंगा। नेक्स्ट, आगे क्या बोला है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंसाइनमेंट का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। बोलता है द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस कितना होगा। अरे भाई क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक जो है कंसाइनमेंट स्टॉक, उसका वैल्यू मांगा है, वो भी इनवॉइस प्राइस में, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है देखो, ऑन जनवरी 1 गुड कॉस्टिंग 132 वर कंसाइन बाय मिस्टर राणा ऑफ चेन्नई टू हिज एजेंट मिस्टर धना इन अमृतसर एट एन प्रो फॉर्मा इनवॉइस प्राइस ऑफ 20% अबव कॉस्ट। तो गुड सेंट एट आईपी है, तो भैया अगर 132 का सामान था, इसमें 20% ऑन कॉस्ट बोला है, 20% जोड़ दो, तो 132 प्लस 20% कर दिया, तो ये आ गया अपने पास 158,400 का। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना है तो दो चीज ऐड करना पड़ेगा, कंसाइनर का नॉन रिकरिंग एंड कंसाइनी का नॉन रिकरिंग। देखते हैं क्या क्या दिया है। बोलता मिस्टर राणा पेड फ्रेट चार्जेस, राणा कौन है, कंसाइनर, कंसाइनर जो भी पे करेगा, तो कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ये क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में आएगा 4,000। द कंसाइनी वाज पेड 2,000 पर एनम टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, एस्टैब्लिशमेंट मतलब ऑफिस एक्सपेंस, ये रिकरिंग एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं जाएगा। मिस्टर धना पेड 1,000 एज गोडाउन रेंट फॉर 3 मंथ्स, गोडाउन रेंट भी जो है रिकरिंग है, ये क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं आएगा। तो मेरा टोटल माल का वैल्यू कितना हो गया, टोटल हो गया इसके साथ 4,000 जोड़ा तो कितना हो गया, 162,400 का है टोटल माल। 3/4 गुड्स वर सोल्ड एट 33 1/3 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 3/4 बेच दिया तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 1 में से अगर 3/4 बेच दिया तो 1/4 बचेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पूछा है, तो अब 1/4 कर दो 162,400 का, 1/4 करने से आ रहा है 40,600, और ये ऑप्शन है हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है ना, मैं थोड़ा समझा समझा के कर दे रहा हूं जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाए। नेक्स्ट, रेखा ड्रॉज अ बीओई ऑन रेबा 20,000 पेबल 3 months, okay, on the due date Reba could not make the payment and Reba got it notified from the notary public on a payment of noting charge 100। तो भाई 20,000 रुपया का तो बिल नहीं मिला, अब 100 रुपया अपने को नोटिंग चार्जेस देना मिला, तो भैया हम अपने ड्रॉई से 20,100 रुपया मांगेंगे कि भैया बिल अगर डिसऑनर हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट, रेबा रिक्वेस्टेड रेखा टू ड्रॉ फ्रेश बिल फॉर अनदर 3 months एट 12% इंटरेस्ट। तो भैया ये वाला बिल अमाउंट के ऊपर 3 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। 3 महीना का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 20,100 इंटू 12% इंटू 3/12। तो भैया 20,100 के ऊपर करें तो ये 603 आ गया। तो नया बिल कितने का बनेगा, 20,703 का। क्वेश्चन वही पूछा है, द अमाउंट ऑफ फ्रेश बिल कितना होगा, तो ये होगा 20,703। समझ आ गया। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिलेटिंग टू AS10। नॉट ट्रू मतलब कौन सा, फॉल्स है, फॉल्स है। अच्छा, एक्सक्लूड अकाउंटिंग फॉर रियल एस्टेट डेवलपर, रियल एस्टेट डेवलपर का अकाउंटिंग AS10 में दिया है क्या, नहीं, तो वो लोग बोल रहे हैं तो नहीं दिया, तो ट्रू है ये, तो वहां नहीं दिया। नो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फिक्स एसेट आर लेड आउट, अरे पागल है क्या, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। AS10 रिवाइज हो गया, रिवाइज होने के बाद वहां तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दिया है, और ये लोग बोल रहे हैं यहां पर नो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, बोल रहे हैं नहीं दिया, तो गलत बोल रहे हैं ना, ये तो फॉल्स बोल रहा है, तो फॉल्स ही मांगा था, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, मांगा क्या है, गुड्स विल बी वैल्यूड एट। अच्छा देखते हैं, BNC एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर, जॉइंट वेंचर में गया, ठीक है। बी सेंड गुड्स वर्थ 2 लाख टू सी, बी ने सी को 2 लाख का माल भेजा फॉर एक्सपोर्ट टू USA, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो टोटल गुड्स का कॉस्ट कितना है, 2 लाख है। सी एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ 175 टू USA फॉर 210, तो भैया इसने सेल कर दिया 210 में, और इस सामान का कॉस्ट प्राइस कितना था, 175, तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, 35,000 का प्रॉफिट। दिमाग चल रहा है कि टोटल माल मेरे पास 2 लाख का था, जिसमें से 175 का माल बेच दिए, तो 25,000
कॉस्ट का माल बचा हुआ कॉस्ट का। अच्छा, क्या बोल रहा है? एंड अग्री टू टेक अवे रिमेनिंग स्टॉक एट द सेम जीपी रेट एज इन द अदर एक्सपोर्ट। बोलिए जो माल लेके जाएगा ये लोग ना, उठा के 25,000 कॉस्ट का माल कॉस्ट में नहीं लेके जाएगा, उतना प्रॉफिट जोड़ के लेके जाएगा जितना प्रॉफिट ये लोग यहां कमाया था, जिस रेट से कमाया था। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना था? प्रॉफिट 35,000 कमाए थे ऑन अ कॉस्ट ऑफ 175। तो परसेंटेज निकाल लो, 35,000 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 100 करने से 20% प्रॉफिट। बस इसमें 20% जोड़ दीजिए, तो 25,000 प्लस 20% 30,000। तो ये टेक ओवर करेगा 30,000 में, और ये है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? चलो आगे नेक्स्ट। और क्या दिया है? एमसीक्यू इस बार बड़ा बड़ा दिया, अच्छा दिया है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है किंतु बड़ा बड़ा दिया है। हर बार थोड़ा छोटा छोटा देता है, दिख रहा है? इस बार थोड़ा बड़ा बड़ा दिया है, टाइम लगेगा इसमें करने में। अच्छा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगेन वापस पूछ रहा है कौन सा सही है, बताओ। द बायर गेट्स इमीडिएट पोजीशन बट नॉट ओनरशिप अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इज ट्रू बोला है, पर ये तो फॉल्स है। क्यों? और ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बोल रहा है। ये जो बात बोल रहा है पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम में नहीं, हायर परचेज में होता है। हाँ, तो ये जो सही नहीं है, फॉल्स है। नेक्स्ट, अ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर क्लेम ऑफ लॉस। इंश्योरेंस लेते क्यों है? लॉस कवर करने के लिए ना, तो वही तो बोल रहा है, तो ट्रू है। तो जब ट्रू मिल गया तो ऑप्शन नंबर बी, बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। assertions एंड रीजंस दिया। assertion क्या दिया है? स्टेट मतलब assertion मतलब एक स्टेटमेंट है, और रीजन मतलब वो स्टेटमेंट का रीजन क्या है वो बोल रहा है। समझो, गुड्स इज गुड्स पढ़ रहे हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। हाँ ठीक है, बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। हाँ ये ट्रू सही assertion दिया है, सही है assertion। जो पॉइंट बोल रहा है ये सच है। इसका रीजन बोल रहा है क्यों? बिकॉज गुडविल डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। हाँ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट रियलाइजेबल। हाँ फिक्टिशियस एसेट बेच नहीं सकते हम लोग कभी, whereas गुडविल कैन बी परचेज और सोल्ड। हाँ तो भैया स्टेटमेंट भी सही है, उसका रीजन भी सही है। बोलता चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट है? बोथ assertion reasons are not correct। नहीं, फॉल्स, बोथ आर करेक्ट। रीजन इज करेक्ट बट assertion इज नॉट करेक्ट। फॉल्स भाई, रीजन assertion दोनों करेक्ट है। assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सही एक्सप्लेनेशन दिया भाई, जो भी दिया है। assertion रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। हाँ रीजन भी सही है, बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 14। अच्छा जी, यार क्या कर रखे हैं? 14, DEF आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1:1। पार्टनर लोग का रेशियो दिया 1:1:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 180। गुडविल 180 का है। एफ अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय। तो भैया अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो गुडविल का एंट्री होता है ना, वो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हाँ तो ओल्ड रेशियो क्या था अपना? 1/3 1/3 1/3 डी ई और एफ का, और न्यू रेशियो माइनस करो, ओल्ड माइनस न्यू, तभी तो सैक्रिफाइसिंग मिलेगा ना। हाँ तो 2/10 3/10 एंड 5/10 माइनस कर रहे हैं तो बेस 30 हो जाएगा। 3 10 -6 मतलब ये आ रहा है 4/30। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 4/30। दूसरा वाला आ रहा है वापस 30 बेस ले लेंगे तो 10 -9 1/30। ये लोग का सैक्रिफाइस हो रहा है ना कि गेन हो रहा है? हाँ, उसके बाद सैक्रिफाइस हो रहा है ना। हाँ पॉजिटिव है ना सैक्रिफाइस। और इसका बेस 30 करेंगे तो 3 10 आएगा और -15 तो -5/30। माइनस मतलब गेन, जो गेन होता है उसको डेबिट करते हैं। एफ के लिए पूछा तो पहला बात होगा एफ डेबिट होगा, तो एफ डेबिट एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। कितने से डेबिट होगा? तो अगर 180 है, उसका शेयर है 5/30 गेन कर रहा है। 5/30 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 30 करो, 30,000। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। डी में लगाना, गलत मत कर देना। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई हाथी घोड़ा वाला था नहीं, ये सब तो बड़े बड़े सम का हमारा छोटा छोटा हिस्सा हुआ वो करता है। अच्छा, लास्ट टाइम एमसीक्यू में, उसके बाद बाकी क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे भाई, जल्दी से देख लेते हैं।
मिस्टर रणबीर इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा ठीक है। द टोटल कैपिटल ओल्ड पार्टनर स्टूड 45,000 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन, फिक्स एसेट, लाइबिलिटी ट्रांसफर, सारा एडजस्टमेंट कर लिया है। और एडजस्टमेंट करने के बाद पुराने पार्टनर का कैपिटल है 45,000। व्हाट अमाउंट शुड बी ब्रॉट इन बाय न्यू एज ए शेयर ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन? कितना कैपिटल लाना चाहिए? पुराने पार्टनर को बेस बनाओ, तो ऐसे सोचना पड़ेगा ना, 1/4 नया पार्टनर आ रहा है, तो पुराने पार्टनर के लिए बच रहा है कितना? 3/4। तो 3/4 के लिए उनका कैपिटल 45,000 है, तो फुल कैपिटल कितना होगा? 45,000 इंटू 4/3, और उसका 1/4 कैपिटल कितना होगा? 45 इंटू 4/3 इंटू 1/4 करने से आएगा 15,000। इसको कैपिटल लाना चाहिए। एक और क्वेश्चन बोला है, किंतु मैं क्यों पढ़ूं? व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल? टोटल कैपिटल मुझे मिल रहा है 15, तो दूसरा खोज के मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? मेरे को 15 एक ही में दिखाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मैं दूसरा पढ़ने ही नहीं गया। स्मार्ट तरीका, समझ रहा है ना? तो 15 मिनट लगेगा तुमको 15 क्वेश्चन करने में, समझ रहा है? 15 मिनट में हो जाना चाहिए। 15 की जगह आपको 20 मिनट्स लगा होगा मैक्सिमम इसको करने में। 20 मिनट्स आपको लग गया होगा। ये तो मैं था इसलिए शायद 15 मिनट में कर दिया पढ़ के, किंतु तुमको 20 मिनट्स लगा होगा। इट्स ओके। अब देखें बाकी पेपर। भैया करना पड़ेगा 5 क्वेश्चन 7 में से, 7 में से 5 क्वेश्चन, तो 2 छोड़ा जा सकता था। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, एज पर AS10 द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ PL डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। लिस्ट आउट द फैक्टर्स। ओ, फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन बोल रहा है AS10 के हिसाब से। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया AS10 से, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन, ठीक है। इसका मैं डिटेल ना सोल्यूशन करके ना एक और वीडियो डाल दूंगा। अभी सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं मैं पेपर का, तो मैं इसको बोल सकता हूं भैया गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। और दूसरा आप तो जो क्वेश्चन पूछा है ना भैया, ये सिंपल डेप्रिसिएशन का है, किंतु कंपोनेंटाइजेशन है। AS10 में कंपोनेंटाइजेशन है, उसका क्वेश्चन पूछा। देखो क्या बोल रहा है, ABC लिमिटेड परचेज मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 70 लाख, 70 लाख का था। ऑन 1 अप्रैल द मेजर कंपोनेंट ऑफ मोटर व्हीकल कंसिस्ट ऑफ मेन बॉडी कॉस्टिंग 20 लाख। तो तुमको डिवाइड करके बोल रहा है 70 लाख है, इसमें मेन बॉडी है 20 लाख का, सीटिंग अरेंजमेंट एंड फर्निशिंग 30 लाख का, 50 हो गया, एंड इंजन का है 20 लाख का। इंजन था 20 लाख का, 70 लाख का डिवीजन दे दिया। फिर बोलता है द एक्सपेक्ट यूजफुल लाइफ ऑफ दिस कंपोनेंट, मेन बॉडी 5 ईयर्स चलेगा। अच्छा, उसके बाद बोला सीटिंग का 6 ईयर्स है और इंजन का 10 ईयर्स लाइफ बोल रहा है। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग, डेप्रिसिएशन निकालना। तो कंपोनेंटाइजेशन में कंपोनेंट वाइज हम डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। तो इसका निकलेगा 20/20 डिवाइडेड बाई 5, इसका 4 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है एक साल का। 30/6 इसका 5 लाख का डेप्रिसिएशन है, इसका 2 लाख का। 5 + 4 9, 9 और 2 11, तो एक साल का डेप्रिसिएशन 11 लाख रुपए का निकलेगा। तो वही बोला डेप्रिसिएशन निकालो इस साल का, तो इस साल का डेप्रिसिएशन 11 लाख का हो जाएगा। ईयर एंडिंग अप्रैल टू मार्च है ना, पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया। कंपोनेंट वाइज तोड़ना है, अब उसको एक यूनिट नहीं मानना है। ये भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन है। और ये पूरा बात लिखने के लिए कितना मार्क्स दिया है? 7 मार्क्स दिया, ठीक है। ओके ओके। और क्या है पार्ट बी में क्या पूछा है? तो पहला वाला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से पूछ लिया। स्टेट ब्रीफली द डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक, परचेज डे बुक एंड परचेज अकाउंट। ये तो बचपन का क्लास 11 12 का बच्चा भी लिख देगा। डे बुक जर्नल होता है, परचेज अकाउंट लेजर है, समझ रहा है? परचेज अकाउंट तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट लेजर है। डे बुक में ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। परचेज डे बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, परचेज अकाउंट में कैश क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होगा। तो यही सब लिखना था। इजी क्वेश्चन है, इसको इजी बोलेंगे। तो ये आपका डे बुक वाला जो पोर्शन है आपका बेसिक्स फंडामेंटल, उसमें से पूछा है। रेक्टिफाई द एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दिया। क्या क्या रेक्टिफिकेशन है देख लेते हैं। क्रेडिट सेल टू वरुण 7 वे रिकॉर्डेड 71, 200 का ज्यादा सेल रिकॉर्ड कर दिए, तो सेल का रिवर्स कर देना, सेल टू वरुण। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रामा 9 रिकॉर्डेड 99, परचेज ज्यादा लिख दिए, परचेज टू रमन, तो हो जाएगा रमन टू परचेज 900। समझ रहा है ना? गुड्स रिटर्न टू चैतन्य, हमने रिटर्न किया है, मतलब ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न से परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न का नॉर्मल एंट्री क्या होता है? परचेज रिटर्न भैया क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, मतलब छाया टू परचेज रिटर्न। इसको 40 रुपए ज्यादा लिख दिया, तो परचेज रिटर्न टू छाया 40 रुपए हो गए। गुड्स रिटर्न फ्रॉम परेश 1000 वर रिकॉर्डेड 1400, 1000 का 14, 400 रुपया ज्यादा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम परेश, परेश रिटर्न क्या? सेल्स रिटर्न है, इसका एंट्री था सेल्स रिटर्न टू परेश,
ज्यादा लिख दिया 400 तो उल्टा हो जाएगा पर टू सेल्स रिटर्न 400 रुपए। तो ये क्वेश्चन इजी था, तो मैं मानूंगा इसका जो पार्ट ये पूरा ही इजी था। ये फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन ये क्वेश्चन इजी में कैलकुलेट होना चाहिए, तोड़ तोड़ के दिया है, आसान इजी पिक था। नेक्स्ट, ऑन 30th March फायर ऑकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ राजेश एंड कंपनी। ओ, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये लॉस ऑफ स्टॉक का है क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर से, समझ गया। द कंसर्न हैड टेकन अ इंश्योरेंस पॉलिसी 120 सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू दे दिया। द बुक ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू द पीरियड जनवरी टू 30th March, वो 3 महीना का दिया है। अच्छा, ईयर के स्टार्टिंग से आग लगने के दिन तक का। आपको पिछले साल का क्लोजिंग यानी इस साल का ओपनिंग स्टॉक दिया है। परचेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी दिया, तो इसमें से हटा देना 60,000, परचेज सही परचेज लेना। वेजेस 6,000 फॉर इंस्टॉलेशन, तो इसमें से 6,000 हटा के फिर लेना तुम वेजेस। सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस 99, तो 99 तुमको हटाना पड़ेगा सेल में से। नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड, अच्छा, पूरा मत हटाना, 2/3 हटाना, क्योंकि 2/3 का अप्रूवल नहीं मिला तो बाकी का अप्रूवल मिल गया, तो सिर्फ 2/3 हटाना पड़ेगा। अरे ऐसा क्वेश्चन तो पूरा क्लास में मेरा कराया हुआ है कितना सारा। जीपी रेट दे दिया है, सैल्वेज वैल्यू दे दिया है, तो भैया 7 नंबर का ये भैया एकदम नॉर्मल हर बार टाइप का आने वाला क्वेश्चन था, इसमें भी भारीपन कुछ नहीं लगा मेरे को। इंश्योरेंस क्लेम का मैं आंसर पूरा आपको निकाल के दे दूंगा, डोंट वरी। सुमन लिमिटेड इनवॉइस गुड्स टू द ब्रांच 33/1/3 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट एंड ब्रांच पीएल। ओ, ये वो स्टॉक डेटर मेथड का दिया, 3 ही अकाउंट बनाने बोला है। अच्छा, स्टॉक एट द कमेंसमेंट, अरे ब्रांच स्टॉक का 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टॉक एट द क्लोज, ब्रांच स्टॉक में बाई बैलेंस। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग गुड्स इनवॉइस्ड 48 बट येट टू बी रिसीव बाई ब्रांच बिफोर क्लोजिंग, तो टू जीएसटी भी तुम पूरा दिखाएगा, ठीक है, और जो बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखेगा उसमें इन ट्रांजिट बोल के 48 भी दिखा देना। रिटर्न ऑफ गुड्स टू हेड ऑफिस बाई जीएसटी भी, क्रेडिट सेल, ब्रांच डेटेड टू ब्रांच सेल, इनवॉइस, ओ गुड्स पिलफर्ड, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ब्रांच स्टॉक में बाई गुड्स पिलफर्ड बोल के दिखा देना। नॉर्मल लॉस का अगर अकाउंटिंग कुछ भी नहीं करो तो भी चलता है, अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। कैश सेल, ब्रांच कैश टू ब्रांच सेल, वो ब्रांच स्टॉक कम हो जाएगा तुम्हारा। ये इजी सम था, इसको डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। अगर ब्रांच किया हुआ है तो एकदम बेसिक टाइप का सम है, मैंने वो एटलांटा और वो वाला सम नहीं कराया था, एकदम इस टाइप का सम था, ये वही वाला सम है। तो ये सम आपको मिल गया ब्रांच के चैप्टर से, एक ब्रांच भी पूछ लिया मैंने। इंपॉर्टेंट में ये सारे चैप्टर्स का नाम दिया था ना, बस वही पूछा है, देखो। अच्छा, इसके बाद आपको देखो फिर से क्या दे दिया, ओहो सिंगल एंट्री का समय। आपको ये सारे बैलेंसेस दे दिए हैं और ये डिटेल विटेल दे दिया है, बस ये बनाने बोला। पूरा 14 मार्क्स का लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था ये वाला। मैंने क्वेश्चन जो देखा मेरे को समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन करने में आपको मिनिमम 25 मिनट लगा होगा, बढ़िया बड़ा सम दिया था, ठीक है, गुड सम। बट ये सिंगल एंट्री का सम है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री का, ठीक है। और कौन सा दिया है पूछे देखें, ये लो पार्टनरशिप का एडमिशन का सम दे दिया। पुराना पार्टनर का रेशियो 3:2 होता, नया पार्टनर सी आया है, न्यू रेशियो आपको दे दिया है, गुडविल का वैल्यू दे दिया है, सी ब्रिंग्स कैश, कैश ला रहा है गुडविल प्रीमियम कैश, और हाफ रिटेन्ड इन बिजनेस, तो हाफ दे देना पड़ेगा। ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन का स्टोरी सब दे दिया, सी 1/5 कैपिटल आएगा और बाकी के कैपिटल को बेस बना के कराना है, ऐसा सम क्लास में कराया हुआ है। 14 मार्क्स का सम है, मैं बोलूंगा गुड क्वेश्चन, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है मगर इजी है भैया, ये डिफिकल्ट नहीं था। कोई बच्चा बोले डिफिकल्ट नहीं, अगर पार्टनरशिप करके गया है तो मैंने पहले ही बोला था एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, ये तो अच्छे से करके जाओ। आ गया एक, तो 14 नंबर का आ गया, तो मेरा बोला उनमें से मोटा मोटी सारा ही आ गया। अच्छा, और क्या दिया, रामा ऑफ पटना अच्छा कंसाइनमेंट का सम दे दिया, ये कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट का सम अच्छा सम था, गुड सम था, इसमें कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, इजी सम था, बट ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हायर मान सकता हूं। ये तो इजी सम है, आपको बोल दिया है कैश प्राइस 140 है, डाउन पेमेंट दे दिया है, इंस्टॉलमेंट 25,000 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 20% है, इंटरेस्ट निकालो, तो चार्ट बना के निकाल लेना अपना आराम से इंटरेस्ट। इजी क्वेश्चन, इजी पीजी, हायर परचेज का क्वेश्चन है, हायर परचेज से, हायर परचेज है, अकाउंटिंग कुछ नहीं पूछा, तुम देखा सिर्फ कैलकुलेशन पूछ रहा है लास्ट कुछ साल से। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था पढ़ के जाओ, तो ये आपका ए से क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से।
AS22 का क्वेश्चन पूछ लिया, डेफर्ड टैक्स का क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन था, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया, इजी क्वेश्चन, अगर पढ़ के गया हो तो। बच्चा लोग पढ़ता नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको। पीएल इज अ पॉइंट स्टेटमेंट, हाँ पॉइंट स्टेटमेंट है क्या पीएल? नहीं, पीएल तो पीरियड स्टेटमेंट होता है, वेयर एज बैलेंस शीट इज अ पीरियड स्टेटमेंट। नहीं, ये पॉइंट स्टेटमेंट है। डू यू अग्री? नो, गिव रीजन, क्योंकि पीएल बनता है पूरे पीरियड का, साल भर का, इसलिए इसको पीरियड स्टेटमेंट बोला जाता है। और बैलेंस शीट एक पॉइंट का बनता है, उस दिन का बनता है, इसलिए उसे पॉइंट स्टेटमेंट। ये तो क्लास में हम जब फाइनल अकाउंट्स कराते हैं तो बेसिक्स में समझाते हैं, देखो पूछ लिया, मैं इसलिए बोलता हूं अच्छे से सुना करो क्लास में, ठीक है ना। ये बच्चा लोग को तकलीफ दिया होगा मैक्सिमम बच्चा को। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, अच्छा ये वाला था पार्टनरशिप से, यार पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस दिया था, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ऐड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 फॉर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये ऐड होगा। और ये रहा क्लोज, नहीं प्री रिसीव था, और लास्ट वाला क्लोजिंग प्री रिसीव लेस होगा। बस इसका आंसर 5 नंबर का तो ऐसे ही दे देंगे, 4000। और कुछ था नहीं ना इसमें? नहीं, ठीक है। ये तो फ्री का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 4000 प्लस 180 माइनस 400 प्लस 100 माइनस 80, ये 3800 आंसर आएगा। ये दोनों मिला के 5 नंबर, एकदम आसान सा। अच्छा, इसके बाद भैया सब तो आपको आसान लगता है, मैं बताऊंगा, पूरा रिव्यू दूंगा आपके हिसाब से भी। ए एंड बी में पार्टनर, अच्छा ये पार्टनरशिप का एक और सम पूछे, अरे बाप रे बाप, पार्टनरशिप से कितना पूछ लिया। ये जर्नल एंट्री पूछा है, डिसोल्यूशन का समय, अलग अलग केस देके आपको एंट्री पूछा है, 4 नंबर का दिया, 4 तो जर्नल एंट्री पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन पेपर देखा, जो लोग एग्जाम दिया वो लोग के लिए भी बता देता हूं। अभी देखिए क्या समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है ना, मैं आपको बताता हूं, 70% जो डिफिकल्टी है वो है इजी, बट 30% को मैं बोलूंगा वेरी डिफिकल्ट। 30%, 70% पेपर बहुत इजी था, बट 30% जो मैंने देखा पेपर बहुत डिफिकल्ट। बच्चों को मेरे को लग रहा है कि अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं गए होंगे तो 100% पेपर कंप्लीट कर पाना मुश्किल हुआ होगा। ऑन एन एवरेज जो बच्चे हैं, मेरे को ऐसा लगता है वो लोग 80% पेपर अटेम्प्ट किए होंगे, 80 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया होगा बच्चा। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई था, जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा हाई था, पर सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब रटा क्वेश्चन करने से नहीं होगा। इंस्टीट्यूट ये इंडिकेशन देना चालू कर दिया है कि आपको कॉन्सेप्चुअली डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट तरीका से पढ़ने से नहीं होगा। जो बच्चा लोग शॉर्टकट तरीका से पढ़ के गया होगा उनको इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत। तो ऑल इन ऑल पेपर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल के तरफ ज्यादा था, पेपर इजी था, मगर छोटे छोटे बातों को लोग घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया है, तो यहां पर दिक्कत है, और एज सच कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो ये मेरे तरफ से रिव्यू था। इस पेपर का मैं डिटेल्ड एनालिसिस करके, मतलब पूरा जैसे मैं हमेशा करता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन करके इसका वीडियो में कुछ दिन डाल दूं। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़ा सा भी व्यस्त हूं, 2-4 दिन टाइम दो, या 10 दिन का टाइम दे दो, उसके अंदर मैं पूरा, आपका एग्जाम भी हो जाएगा तब तक मैं पूरा सोल्यूशन करके भी डाल दूंगा, वो भी आप एक बार चेक कर लेना। मैं ये पीडीएफ जो है ना, ये वाला पीडीएफ अगर आपको किसी को चाहिए, कोई बच्चा को एमसीक्यू टैली वगैरह कराने के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में भी इसको पिन करके रख दे रहा हूं, आप डाउनलोड कर लेना। उसमें एमसीक्यू आंसर मार्किंग किया हुआ है ना, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ज्यादा और कुछ नहीं करना है, अभी जाओ, अब एंजॉय करो, अब अगले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और जो बच्चा लोग अभी एग्जाम नहीं दे रहा है, वो लोग ये रिव्यू सुन रहा है, तो भैया अब पढ़ाई थोड़ा जोर से करो, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करो, ठीक है ना। सिर्फ रटाया सम सॉल्व करने से नहीं होगा, अंदर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। और कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक में वीडियो बनाओ, जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लो, क्योंकि सीएमए के लिए बहुत सारी चीजें चैनल पे रहते हैं, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।